जो हमारा टॉपिक है वो है ओशियन करंट्स यानी महासागरीय धाराएं। क्या होती है महासागरीय धाराएं, इनके बारे में आज जानेंगे। तो ये क्या होती है कि सागर में जो जल होता है उसके निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को ही धाराएं कहा जाता है। जिस तरीके से क्या होता है कि स्थल भाग पर नदियां एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है, उसी तरीके से सागर में धाराएं उसी तरीके से प्रभावित होती है। यानी अपन बोले कि जो काम स्थल भाग पर नदियां कर रही है वही काम सागर तल पर धाराएं कर रही है। और ये हजारों किलोमीटर में विस्तृत है। तापमान के आधार पर अगर देखा जाए तो ये दो प्रकार की होती है, वार्म करंट यानी गर्म धारा, कोल्ड करंट यानी ठंडी धारा। अब देखिए, जो वार्म करंट है यानी गर्म जो धारा है वो क्या होती है, वो धाराएं निम्न अक्षांशों से यानी ट्रॉपिकल जोन से निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर, ये उपोष्ण कटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र इनकी ओर प्रवाहित होती है। और ये भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। और अगर अपन बात करते हैं ठंडी धाराओं की, तो अपन ठंडी धाराओं की बात करते हैं तो ठंडी धाराएं क्या होती है कि ये जो पोलर रीजन है यानी अपने जो ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र से क्या होती है भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है। ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है। अब देखते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी ओर रोटेट होती है पश्चिम से पूर्व दिशा में। उसकी रफ्तार होती है 1660 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रफ्तार से पृथ्वी घूमती है। ये जो अगर अपन महासागरीय धाराओं की बात करते हैं तो ये उत्तरी गोलार्ध में तो क्लॉकवाइज चलती है और दक्षिण गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलती है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखें, यहाँ पे देखिए गल्फ स्ट्रीम और कनारी की धारा। गल्फ स्ट्रीम इक्वेटर लाइन से उधर जा रही है। अब इधर ब्राज़ील की धारा और बेंजुला की धारा, ये दोनों करंट ये बताती है कि उत्तरी गोलार्ध में तो क्लॉकवाइज और दक्षिण गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलती है। और भी चीज़ें, प्रचलित हवाएं भी धाराओं की गति में बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो इन प्रचलित हवाओं में कौन कौन सी हवाएं हैं? व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवाएं, मानसून हवाएं। तो अगर अपन व्यापारिक हवाओं की बात करते हैं तो ये व्यापारिक हवाएं इक्वेटर लाइन से ऊपर पोलर रीजन की तरफ जाती है ये, ठीक है। इक्वेटर लाइन से, जैसे गल्फ स्ट्रीम धारा और ब्राज़ील की धारा। गल्फ स्ट्रीम की धारा की बात करें तो ये यहाँ से उत्तरी अटलांटिक प्रवाह होता है इसका, गल्फ स्ट्रीम का। फिर इसके बाद बात करते हैं साउथ की, तो साउथ से यहाँ पे ब्राज़ीलियन तट की तरफ से जाती है ब्राज़ीलियन धारा, जिसे अपन ब्राज़ीलियन धारा कहते हैं, गर्म धारा होती है ये। अब उसके बाद पछुआ हवाओं की बात करें तो पछुआ हवाएं क्या करती है कि पछुआ हवाओं में जो पोलर रीजन से हवाएं चलती है भूमध्य रेखा की तरफ, पोलर रीजन यानी ध्रुवीय क्षेत्र से चलती है ये हवाएं, पछुआ हवाएं। तो इन हवाओं की वजह से जो सागरीय जल है वो भी चेंज होता है इसमें। फिर अगर अब यहाँ से यूरोपीय क्षेत्र, अब आगे बात करते हैं। जैसे यहाँ पर पेरू के इक्वेटर लाइन की तरफ से ये धारा जा रही है, पेरू की धारा, ये ठंडी धारा है, इसे हम बोल्ट की धारा भी कहा जाता है। महासागरीय धाराएं किसे कहते हैं कि सागरों में जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को धाराएं कहते हैं। यानी जैसे स्थल भाग पर नदियां एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है, उसी तरीके से सागरों में ये रोल कौन निभाता है? धाराएं क्या होती है? सागरों में सागर का जो जल होता है वो एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है, तो होने की गति को ही क्या कहा जाता है? धाराएं। तो धाराओं के उप प्रकार से प्रवाह धारा और विशाल धारा। अगर प्रवाह की बात करें तो जब सागरों में जो जल होता है वो एक आगे की ओर अग्रसर होता है, यानी नॉर्मल ढंग से चल रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तो उसे बोलते हैं प्रवाह। और धारा में ये होता है कि जब सागरों में जो जल है एक निश्चित सीमा और निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है तो उसे कहा जाता है धारा। और विशाल धारा की बात करते हैं तो विशाल धारा में है कि जब सागर का जल नदियों के समान एक निश्चित दिशा में गतिशील होता है, यानी बहुत ज़्यादा जल एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है, तो उसे कहा जाता है विशाल धारा या स्ट्रीम्स। अब बात करते हैं महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारक, यानी महासागरीय धाराएं क्यों जन्म होती है, जनरेट क्यों होती है, क्या रीजंस रहे हैं इसके पीछे। तो इसके पीछे रीजंस है, पहला पृथ्वी के परिभ्रमण से संबंधित कारक। पृथ्वी का परिभ्रमण जानते हो आप कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है, यानी जिसकी वजह से दिन रात होते हैं, उसे कहते हैं परिभ्रमण। तो पृथ्वी के परिभ्रमण से संबंधित कारक है, यानी हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो रोटेट कैसे होती है, पश्चिम से पूर्व,
कौन सी दिशा में जाती है? पश्चिम से पूर्व। तो जब पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है तो ये अपने साथ पानी भी लेके जाती है, यानी पूरा रोटेट होती है। तो पानी क्या होता है कि ये जो पानी लेके जाती है वो पीछे छूट जाता है। तो पानी का प्रवाह कैसा हो जाता है? पूर्व से पश्चिम। तो पानी का प्रवाह तो कैसा हो जाता है? पूर्व से पश्चिम। तो उसे कहते हैं विषुवत-रेखीय धारा। यानी ऐसे पृथ्वी के परिवर्तन से विषुवत-रेखीय धारा की उत्पत्ति हुई। यानी कोई सी भी जो धारा है उसका प्रवाह जो होगा वो पूर्व से पश्चिम होगा। प्रवाह क्या होगा? पूर्व से पश्चिम। उसका रीजन ये है कि परिभ्रमण कर रही है, तो परिभ्रमण के साथ वो घूम रही है। तो घूम रही तो अपने साथ पानी भी लेके जा रही है। तो पानी क्या होता है कि पानी तो गति करेगा, तो पानी आगे न जाकर पीछे की साइड चला जाता है। तो पीछे की साइड जाने की वजह से वो उसकी दिशा हो जाती है पूर्व से पश्चिम। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पृथ्वी जिधर रोटेट होती है, यानी पश्चिम से पूर्व घूम रही है, तो जिधर रोटेट हो रही है वो उधर ही क्या हो जाता है कि पानी भी प्रवाहित हो जाता है। तो उसे बोलते हैं, उससे उत्पन्न होती है प्रतिविषुवत-रेखीय धारा। ठीक है, क्लियर? अब बात करते हैं सागर से संबंधित कारक। तो सागर से संबंधित कारक में है तापमान की विभिन्नता, लवणता में भिन्नता और घनत्व में भिन्नता। ये तीनों कारक सागर से संबंधित है, जो कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति को बताते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं बाह्य सागरीय कारक, वायुदाब तथा हवाएं। वायुदाब यानी तथा हवाएं दोनों हो सकती है, प्रचलित और स्थानीय हवाएं। तो प्रचलित हवाएं सबसे ज्यादा योगदान देती है। कौन सी होती है प्रचलित हवाएं? तो यानी व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवाएं, ध्रुवीय हवाएं, ये होती है प्रचलित हवाएं। यानी जो हवाएं एक निश्चित दिशा में चलती है उन्हें कहा जाता है प्रचलित हवाएं। वाष्पीकरण तथा वर्षा, यानी जहाँ पर वाष्पीकरण अधिक होगा वहाँ पर घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और कम हो जाने की वजह से क्या होगा? उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर धाराएं चलेगी। अब बोलते हैं तापमान के आधार पर धाराएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। तो उष्ण धाराएं और शीत धाराएं। उष्ण धाराएं, गर्म धाराएं और शीत धाराएं। तो ये कौन को, अब इसके बारे में अपन क्या पढ़ेंगे कि तापमान के आधार पर ये 2 प्रकार की तो होती है, लेकिन कौन से महासागर में कौन सी धाराएं हैं, और गर्म धारा किधर चलती है और शीत धाराएं किधर चलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अटलांटिक महासागर की धाराएं। अटलांटिक महासागर की धाराएं कौन कौन सी है? तो इनके पहले तो आपको क्या याद कैसे रखना है, ये कंपटीशन एग्जाम में भी आने वाला क्वेश्चन है। तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि आपको पहले ये याद रखना है, मैप के थ्रू याद रखना है। अटलांटिक महासागर की धाराएं कौन कौन सी, उनके नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कौन से महासागर की धाराएं हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी गर्म है, कौन सी ठंडी धाराएं हैं। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आती है क्वेश्चन में। तो अपन बात करते हैं अटलांटिक महासागर की धाराएं। तो ये है उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा। पहली है उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा जो 0 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य चलती है। दूसरी है दक्षिण विषुवत-रेखीय धारा जो कि पश्चिम अफ्रीका तथा पूर्वी दक्षिण अमेरिका के तट पर 0 से 20 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य चलती है। इसको आगे अपन मैप के थ्रू भी समझेंगे। प्रति विषुवत-रेखीय धारा की बात करें तो गिनी के तट पर चलती है। अभी अपन ने पीछे बात करी थी कि प्रति विषुवत-रेखीय धाराएं क्या होती है। ये सभी धाराएं पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित हो रही है। ये सभी धाराएं पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित हो रही है, लेकिन प्रति विषुवत-रेखीय धारा क्या हो रही है? पश्चिम से पूर्व में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व में प्रवाहित हो रही है। तो ये धारा हुई प्रति विषुवत-रेखीय धारा जो गिनी के तट की तरफ चलती है। गल्फ स्ट्रीम और खाड़ी की धारा बहुत इंपॉर्टेंट धारा है ये। तो गल्फ स्ट्रीम की धारा और खाड़ी की धारा कहाँ चलती है? तो ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के पास मेक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिम यूरोप और पश्चिम तट तक प्रवाहित होती है। अब इसे खाड़ी की धारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मेक्सिको की खाड़ी में जन्म लेती है, तो इसलिए इसे खाड़ी की धारा भी कहा जाता है। इस धारा के क्रम में 3 धाराएं हैं, फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा और उत्तरी अटलांटिक की धारा। इसको मैप के थ्रू समझते हैं।
महासागरीय धाराएं किसे कहते हैं कि सागरों में जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को धाराएं कहते हैं। यानी जैसे स्थल भाग पर नदियां एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है, उसी तरीके से सागरों में ये रोल कौन निभाता है? धाराएं। धाराएं क्या होती है? सागरों में सागर का जो जल होता है वो एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है, तो होने की गति को ही क्या कहा जाता है? धाराएं। तो धाराओं के उप प्रकार से प्रवाह धारा और विशाल धारा। अगर प्रवाह की बात करें तो जब सागरों में जो जल होता है वो एक आगे की ओर अग्रसर होता है, यानी नॉर्मल ढंग से चल रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तो उसे बोलते हैं प्रवाह। और धारा में ये होता है कि जब सागरों में जो जल है एक निश्चित सीमा और निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है तो उसे कहा जाता है धारा। और विशाल धारा की बात करते हैं तो विशाल धारा में है कि जब सागर का जल नदियों के समान एक निश्चित दिशा में गतिशील होता है, यानी बहुत ज़्यादा जल एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है, तो उसे कहा जाता है विशाल धारा या स्ट्रीम्स। अब बात करते हैं महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारक, यानी महासागरीय धाराएं क्यों जन्म होती है, जनरेट क्यों होती है, क्या रीजंस रहे हैं इसके पीछे। तो इसके पीछे रीजंस है, पहला पृथ्वी के परिभ्रमण से संबंधित कारक। पृथ्वी का परिभ्रमण जानते हो आप कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है, यानी जिसकी वजह से दिन रात होते हैं, उसे कहते हैं परिभ्रमण। तो पृथ्वी के परिभ्रमण से संबंधित कारक है, यानी हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो रोटेट कैसे होती है? पश्चिम से पूर्व। कौन सी दिशा में जाती है? पश्चिम से पूर्व। तो जब पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है तो ये अपने साथ पानी भी लेके जाती है, यानी पूरा रोटेट होती है। तो पानी क्या होता है कि ये जो पानी लेके जाती है वो पीछे छूट जाता है, तो पानी का प्रवाह कैसा हो जाता है? पूर्व से पश्चिम। तो पानी का प्रवाह तो कैसा हो जाता है? पूर्व से पश्चिम। तो उसे कहते हैं विषुवत-रेखीय धारा। यानी ऐसे पृथ्वी के परिभ्रमण से विषुवत-रेखीय धारा की उत्पत्ति हुई, यानी कोई सी भी जो धारा है उसका प्रवाह जो होगा वो पूर्व से पश्चिम होगा। प्रवाह क्या होगा? पूर्व से पश्चिम। उसका रीजन ये है कि परिभ्रमण कर रही है, तो परिभ्रमण के साथ वो घूम रही है, तो अपने साथ पानी भी लेके जा रही है। तो पानी क्या होता है कि पानी तो गति करेगा, तो पानी आगे न जाकर पीछे की साइड चला जाता है। तो पीछे की साइड जाने की वजह से वो उसकी दिशा हो जाती है पूर्व से पश्चिम। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पृथ्वी जिधर रोटेट होती है, यानी पश्चिम से पूर्व घूम रही है, तो जिधर रोटेट हो रही है वो उधर ही क्या हो जाता है कि पानी भी प्रवाहित हो जाता है, तो उसे बोलते हैं, उससे उत्पन्न होती है प्रतिविषुवत-रेखीय धारा। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं सागर से संबंधित कारक। तो सागर से संबंधित कारक में है तापमान की विभिन्नता, लवणता में भिन्नता और घनत्व में भिन्नता। ये तीनों कारक सागर से संबंधित है, जो कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति को बताते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं बाह्य सागरीय कारक, वायुदाब तथा हवाएं। वायुदाब यानी तथा हवाएं दोनों हो सकती है, प्रचलित और स्थानीय हवाएं। तो प्रचलित हवाएं सबसे ज़्यादा योगदान देती है। कौन सी होती है प्रचलित हवाएं? तो यानी व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवाएं, ध्रुवीय हवाएं, ये होती है प्रचलित हवाएं। यानी जो हवाएं एक निश्चित दिशा में चलती है उन्हें कहा जाता है प्रचलित हवाएं। वाष्पीकरण तथा वर्षा, यानी जहाँ पर वाष्पीकरण अधिक होगा वहाँ पर घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और कम हो जाने की वजह से क्या होगा? उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर धाराएं चलेगी। अब बोलते हैं तापमान के आधार पर धाराएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। तो उष्ण धाराएं और शीत धाराएं। उष्ण धाराएं, गर्म धाराएं और शीत धाराएं। तो ये कौन को, अब इसके बारे में अपन क्या पढ़ेंगे कि तापमान के आधार पर ये 2 प्रकार की तो होती है, लेकिन कौन से महासागर में कौन सी धाराएं हैं, और गर्म धारा किधर चलती है और शीत धाराएं किधर चलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अटलांटिक महासागर की धाराएं। अटलांटिक महासागर की धाराएं कौन कौन सी है? तो इनके पहले तो आपको क्या याद कैसे रखना है, ये कंपटीशन एग्जाम में भी आने वाला क्वेश्चन है। तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि आपको पहले ये याद रखना है, मैप के थ्रू याद रखना है। अटलांटिक महासागर की धाराएं कौन कौन सी, उनके नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कौन से महासागर की धाराएं हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी गर्म है, कौन सी ठंडी धाराएं हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आती है क्वेश्चन में।
तो अपन बात करते हैं अटलांटिक महासागर की धाराएं। तो ये है उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। पहली है उत्तरी विषुवत रेखीय धारा जो 0 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य चलती है। दूसरी है दक्षिण विषुवत रेखीय धारा जो कि पश्चिम अफ्रीका तथा पूर्वी दक्षिण अमेरिका के तट पर 0 से 20 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य चलती है। इसको आगे अपन मैप के थ्रू भी समझेंगे। प्रति विषुवत रेखीय धारा की बात करें तो गिनी के तट पर चलती है। अभी अपन ने पीछे बात करी थी कि प्रति विषुवत रेखीय धाराएं क्या होती है। ये सभी धाराएं पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित हो रही है। ये सभी धाराएं पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित हो रही है, लेकिन प्रति विषुवत रेखीय धारा क्या हो रही है, पश्चिम से पूर्व में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व में प्रवाहित हो रही है। तो ये धारा हुई प्रति विषुवत रेखीय धारा जो गिनी के तट की तरफ चलती है। गल्फ स्ट्रीम और खाड़ी की धारा बहुत इंपॉर्टेंट धारा है ये। तो गल्फ स्ट्रीम की धारा और खाड़ी की धारा कहाँ चलती है, तो ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के पास मेक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिम यूरोप और पश्चिम तट तक प्रवाहित होती है। अब इसे खाड़ी की धारा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मेक्सिको की खाड़ी में जन्म लेती है, तो इसलिए इसे खाड़ी की धारा भी कहा जाता है। इस धारा के क्रम में 3 धाराएं हैं, फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा और उत्तरी अटलांटिक की धारा। इसको मैप के थ्रू समझते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारी प्रशांत महासागर की धारा है। तो प्रशांत महासागर की धारा में उत्तरी विषुवत रेखीय धारा दक्षिण विषुवत रेखीय धारा होगी ही सही, क्योंकि जो भूमध्य रेखीय पार्ट है, विषुवत रेखीय पार्ट है, वो यहाँ पर भी है। तो प्रति विषुवत रेखीय धाराएं होगी। एक क्यूरेसिया की धारा गर्म धारा है। जिस तरीके से अपन ने अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम की बात करी ना कि वो इन धाराओं से मिलकर बनी होती है, तो सेम जो क्वालिटी है वो क्यूरेसिया धारा की प्रशांत महासागर के अंदर है। इसकी भी 3 उपधाराएं हैं, क्यूरेसिया की धारा, उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रवाह और सुसीमा की धारा और प्रति क्यूरेसियो की धारा। मुख्य रूप से तो 3 धाराएं सम्मिलित है इसमें। ये ओएससीओ की धारा जो क्यूराइल की ठंडी धारा कहलाती है, कैलिफोर्निया की धारा, पेरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा, क्योंकि पेरू की धारा को हम्बोल्ट ने खोजा था इसलिए इसको हम्बोल्ट की धारा भी कहा जाता है, ठंडी धारा है। एल नीनो की धारा, ला नीनो की धारा। एल नीनो की धारा तो आपको पता भी होगी, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा और पछुआ पवन प्रवाह। इस धारा को मैप के थ्रू समझते हैं। तो जैसे अपन बात कर रहे हैं उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, तो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा क्या है, ये गर्म धारा है। तो ये धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। इस तरीके से पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और प्रवाहित होने के बाद इसकी कई उपशाखाएं बन जाती है। इसमें बहुत सारी उपशाखाएं मिल भी जाती है और इसकी वजह से ये डिवाइड भी हो जाता है। तो आगे जब जाते हैं तो ये फिलीपाइंस द्वीप के पास में, इस जगह के पास, फिलीपाइंस द्वीप के पास क्या हो जाता है, इसकी 2 उपधाराएं हो जाती है। एक तो दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, एक तो दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और एक उत्तर की ओर चली जाती है। तो जो धारा, एक धारा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तो उस धारा को बोलते हैं प्रति विषुवत रेखीय धारा, और एक धारा क्या हो जाती है, आगे की साइड चली जाती है, फॉर्मोसा द्वीप तक चली जाती है। यहाँ पर फॉर्मोसा द्वीप है, वहां तक चली जाती है। तो आगे इसको क्यूरेसिया की धारा के नाम से भी क्यूरेसिया की धारा के नाम से जाना जाता है। क्यूरेसिया, अब मैंने बताया आपको कि यहाँ पर जो एक क्यूरेसिया की धारा है ये गल्फ स्ट्रीम के समान ही धारा है, क्योंकि इसमें भी 3 धाराएं मिलती है और ये गर्म धाराएं हैं। अब इस क्यूरेसिया की एक धारा क्या होती है कि जापान के पश्चिम तट से, ये जापान है, ये वाला जापान है, इसके पश्चिम तट से तट के सारे उत्तर में जापान सागर में चली जाती है। यहाँ पर जापान सागर है और ये जापान है, तो इसकी पश्चिम तट के सारे जापान सागर में चली जाती है, जो कि किस नाम से जानी जाती है, सुसीमा धारा के नाम से। ये सुसीमा धारा कैसी धारा होगी, गर्म होगी, क्योंकि भूमध्य रेखा से निकल रही है। और यहाँ पे क्या होता है कि पछुआ पवने हैं, जो प्रचलित पवने मैंने बताई कि साल पर एक निश्चित दिशा में बहती है, तो वो उनके प्रवाह के कारण यहाँ पर क्या होता है, उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा की उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रवाह होता है। ठीक है, तो ये पछुआ हवा के प्रवाह के कारण होता है। तो ये क्यूरेसिया को पूर्व की ओर बढ़ाता रहता है। ये इसमें क्या होता है, ये पछुआ हवाएं क्यूरेसिया की धारा को पूर्व की ओर बढ़ाती रहती है। आगे जाकर इसके भी 2 प्रवाह, 2 टुकड़े हो जाते हैं। 2 टुकड़े इस तरीके से हो जाते हैं कि एक धारा तो ऊपर की तरफ चली जाती है और एक
जो उत्तरी शाखा है एलुसियन की धारा शाखा के नाम से जानी जाती है। तो एक शाखा तो उत्तर की ओर बेरिंग जल संधि में चली जाती है, ये है बेरिंग जल संधि। तो एक शाखा बेरिंग जल संधि में चली जाती है और दूसरी शाखा है अलास्का की खाड़ी में चली जाती है, ये अलास्का का पार्ट है। तो दूसरी अलास्का की खाड़ी में चली जाती है और एक बेरिंग जल संधि की तरफ चली जाती है। अब बात करते हैं ओएसयू की धारा या क्यूराइल की ठंडी धारा। जैसे अपन ने अटलांटिक महासागर की लेब्राडोर धारा की बात करी थी, उसी तरीके से ये क्यूराइल धारा होती है जो कि बेरिंग जल संधि की तरफ से निकलती है, क्यूराइल की ठंडी धारा। ये धारा बेरिंग जल संधि से निकलकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जिसके कारण क्या होता है कि आर्कटिक सागर का जो ठंडा जल है, आर्कटिक सागर है ऊपर की साइड तो आर्कटिक सागर ही है, तो इसका ठंडा जल क्या होता है प्रशांत महासागर में लाया जाता है। तो नेक्स्ट है कैलिफोर्निया की धारा। अब ये कैलिफोर्निया की धारा ऊपर से आ रही है, तो ये कैसी धारा है, ठंडी धारा है। तो अटलांटिक महासागर में जो जिस तरीके से कनारी की धारा है उसी तरीके से कैलिफोर्निया की धारा है, जो कि कैसी है, ठंडी धारा है। अब बात करते हैं दक्षिण प्रशांत महासागरीय धारा की। तो ये तो जो भूमध्य रेखा के ऊपर था वो तो हो गया उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा, और नीचे वाले में दक्षिण प्रशांत महासागरीय धारा की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है ये भी देखो, यहाँ से जनरेट हो रही है, यानी भूमध्य रेखा के पास से निकलती है दक्षिण विषुवत-रेखीय धारा, हमें पता है कि गर्म धारा होगी ये। आगे ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तट पर चलती है। तो आपको आगे बताऊंगी कि इसमें पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तट पर और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर दोनों पे अलग अलग धाराएं चलती है, एक पे गर्म और एक पे ठंडी चलती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दक्षिण विषुवत रेखा से आ रहा है, तो इसके पूर्वी तट पर चल रही है, तो ये धारा कैसी होगी, गर्म धारा होगी और आगे तक सर्कुलेट होती है, आगे तक जाती है और दक्षिण प्रशांत महासागरीय प्रवाह बनाती है और ये चक्राकार रूप धारण कर लेती है। अब उसके बाद करते हैं कि नीचे से जो धारा निकलती है, नीचे से अब ध्रुवीय क्षेत्र से भी प्रवाह हो रहा है, तो ये हो रहा है पछुआ पवन प्रवाह। पछुआ पवन प्रवाह आगे की साइड गया और ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर गया, पश्चिम तट पर पेरू की धारा से मिला। पेरू की धारा कैसी धारा है, ठंडी धारा है। पेरू के तट की धारा कैसी है, ठंडी धारा, जिसे हमबोल्ट की धारा भी कहा जाता है, बिकॉज ऑफ हमबोल्ट ने इसको खोजा था। नेक्स्ट है एल नीनो की धारा। इस तट पर एल नीनो की धारा गर्म धारा होती है। किस तरीके से होती है कि जो उत्तरी विषुवत रेखा है, उत्तरी विषुवत रेखा से जो गर्म धाराएं वो आती है और पेरू की ठंडी धारा से मिलती है। तो ये दोनों धाराएं किसको जनरेट करती है, एल नीनो की धारा। इस धारा के लिए ये भी कहा जाता है कि जब ये हवाएं, ये धाराएं यहाँ पर ज़्यादा प्रभावकारी होती है तो भारत में या भारत के आसपास के देशों में मानसून कमजोर पड़ जाता है। तो अब बात करते हैं हिंद महासागर की धारा की। तो हिंद महासागर की धारा में विषुवत रेखीय धारा, मोजाम्बिक की धारा, अंगुलास की धारा, मेडागास्कर की धारा, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की धारा, पछुआ पवन प्रवाह और दक्षिण पश्चिम मानसून की धारा। अब जैसे हमें पता है कि तीन ओर से इस तल से घिरा हुआ महासागर है और इसका आकार, हिंद महासागर का आकार एम अक्षर के समान है। कभी आपने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन ये देखिए एम अक्षर के समान कौन सा महासागर है, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, तो वो है हिंद महासागर। अब हिंद महासागर की एक विशेषता यह है कि मानसूनी मौसमी व्यवस्था के कारण क्या होता है कि जो धाराएं होती है एक मौसम से दूसरे मौसम में अपनी दिशाएं बदलती रहती है। अब बात करते हैं दक्षिण विषुवत रेखीय धारा की। तो दक्षिण विषुवत रेखीय धारा है कि हिंद महासागर उत्तरी क्षेत्र में शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बीच धाराओं की दिशाओं में क्या हो जाता है, परिवर्तन होता रहता है। तो परिवर्तन हो जाने की वजह से शीत ऋतु में उत्तरी विषुवत रेखीय धारा और दक्षिण विषुवत रेखीय धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगती है। और ये जो विषुवत रेखा की एक जो शाखा होती है वो दक्षिण की ओर जाती है और दक्षिण की ओर अंगुलास की धारा के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर अंगुलास की धारा के नाम से जानी जाती है और ये एक गर्म धारा है जो अफ्रीका के दक्षिण भाग तक प्रवाहित होती है। कौन सी धारा, अंगुलास की धारा। और जो दक्षिण विषुवत रेखीय धारा है वो दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है और मोजाम्बिक तट के समीप ये धारा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। मोजाम्बिक के मुहाने से होकर बहने वाली इस धारा को मोजाम्बिक धारा कहते हैं। इस जगह से बहने वाली धारा को, ये धारा कैसी होगी, गर्म होगी। फिर उसके बाद बात करते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून की धारा। ये धारा विषुवत रेखा के उत्तर में बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में चलती है, इस जगह पर चलती है। उत्तरी पूर्वी मानसून की धारा भी कहा जाता है। शीतकाल में उत्तरी पूर्वी मानसून पवनें स्थल से जल की ओर चलती है, शीतकाल में स्थल से जल की ओर चलती है और
जिस कारण उत्तरी पूर्वी मानसून धारा का विकास होता है। वैसे ही दक्षिण पश्चिम मानसून की अपन बात करें, ये दक्षिण पश्चिम मानसून धारा की बात करते हैं तो ग्रीष्मकालीन मानसून हवाओं की दिशाओं के कारण दक्षिण पश्चिम में ये प्रवाहित होती है। ठीक है, इसके बाद करते हैं पछुआ पवन प्रवाह। पछुआ पवन प्रवाह क्या होता है कि जिस तरीके से हिंद महासागर में क्या होता है, हिंद महासागर में 40 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के पास पछुआ पवनें चलती है। हमें पता है कि पछुआ पवनें ऊपर की साइड चलती है, पहले व्यापारिक हवाएं होती है फिर पछुआ पवनें होती है। तो पछुआ हवाएं चलती है 40 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के पास चलती है, जहाँ पर इसे गरजती चालीसा भी कहा जाता है, फिर 50 पे चीख 50 कहा जाता है, फिर चीखता 60 कहा जाता है 60 पर। तो ये धारा कैसी है, चूंकि ये धारा पोलर रीजन से निकलती है यानी ध्रुवीय क्षेत्र से निकलती है, तो ये धारा कैसी होगी बताइए, ठंडी धारा होगी ये। और 110 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास इसकी 2 शाखाएं हो जाती है, एक उत्तर की ओर मुड़ जाती है जो कि ऑस्ट्रेलिया तट के सहारे प्रवाहित होती है, एक उत्तर की तरफ मुड़ जाती है और ऑस्ट्रेलिया तट के सहारे प्रवाहित होती है। तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तट के सहारे प्रवाहित हो रही है, तो ये धारा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तट की धारा कैसी है, ठंडी धारा है।